साहिबान कदरदान, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज और खुशबाश होंगे। तब्दीली अभी आनी है की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमारी एक इंतहाई मशहूर व मारूफ यूट्यूबर, आप सबकी हो सकता है बहुत ही हरदिल अजीज़, जनाब मलिहा हाशमी साहिबा के बारे में। मलिहा हाशमी साहिबा को हम कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो अपनी हर वीडियो में एक बात का जिक्र करती हैं कि हामिद मीर ने उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की, हामिद मीर ने आज तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी, हामिद मीर को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हामिद मीर ने ऐसा इंसान है, हामिद मीर वैसा है। और हमने जानने की कोशिश की कि हामिद मीर को आखिर उनके साथ मसला क्या है, या उनको हामिद मीर के साथ क्या मसला है। और उनको इस हद तक गिला है कि यहाँ तक कि जब किसी ने उनसे ये पूछा कि खलील उर रहमान कमर ने जब मारवी सरमद के साथ बदतमीज़ी की तो आपको उसके बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि खलील उर रहमान कमर ने तो कोई इतनी बदतमीज़ी नहीं की और हामिद मीर को खलील उर रहमान कमर के ख़िलाफ़ बोलने का इतना ज़्यादा हक़ नहीं है क्योंकि उन्होंने तो मेरे साथ भी बदतमीज़ी की थी। तो हमने ये सोचा कि हो सकता है हामिद मीर साहब ने कोई बहुत ही गंदी गालियाँ दी उस वीडियो में, और हमने उनका वो क्लिप निकालने की कोशिश की और वो क्लिप हमें खैर यूट्यूब से मिल गया बड़ी आराम से। और हमने देखा कि हामिद मीर साहब ने ऐसी क्या फजूल बातें और कैसे क्या फजूल अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जो, तो हमने उसके बाद फिर इनका रिस्पॉन्स भी देखा जो इन्होंने अपने एक साथी पीटीआई के रिपोर्टर सिद्दीक जान साहब के साथ बैठ के बनाया। हमने दोनों क्लिप्स को देखा। दोनों क्लिप्स के अंदर दोनों जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं मलिहा हाशमी और सिद्दीक जान साहब इंतहाई गुस्से में थे हामिद मीर साहब पे। उन्होंने अपनी पूरी वीडियो का महवर इसी बात को बनाया हुआ था कि उन्होंने इनकी छितरोल करनी है। उन्होंने फुल टाइम इनकी छितरोल की। फिर हमने साथ में हामिद मीर साहब का क्लिप देखा और हमने देखा उन्होंने वाकई में ऐसी क्या फजूल बात कर दी है। तो उसके अंदर उन्होंने चंद आप कह लें कि जो मोतरज़ जुमले बोले जो मुझे थोड़े से निस्बतन मोतरज़ लगे उनकी बाकी की गुफ्तगू में, वो ये हैं कि ये औरत कितनी बेशर्मी से ये दावा कर रही है। अगर हम देखें तो हमारे पार्लियामेंट में ये अल्फाज हर कोई, ख़ास तौर से आपके जो पीटीआई के एमएनए एमपीएस हैं, वो इस तरह के अल्फाज बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा ही ये बुरे अल्फाज हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले अपने उन जो आपके एमएनएज एमपीएस पार्लियामेंट के अंदर या सेनेटर्स बैठे हुए हैं उनके बारे में आप इस तरह की बात करें। उसके बाद उन्होंने कहा आप ये लोग झूठ बोलते हैं, और उन्होंने बार बार इन लोगों को मुखातिब करते हुए आप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुझे उनके पूरे क्लिप में तू तड़ा सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत इन तमाम हजरात को अदालत में लेके जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि मलिहा हाशमी उन पर इल्ज़ाम लगा रही थी बार बार कि उन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा मैंने अजमल कसाब को कभी डायरेक्टली मैं कभी उसका इंटरव्यू करने नहीं गया, मैं किसी जगह पे नहीं गया। उन्होंने कहा जो मुल्ज़िमान के वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, वो खुद ये चीज़ तस्लीम कर रहे थे उनके प्रोग्राम में बैठ के कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। तो उन्होंने कहा आप उनके ऊपर भी एक प्रोग्राम करें। फिर उन्होंने ये कहा कि एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू मैंने नहीं किया, आप बिला वजह में मुझे कह रहे हैं एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू आपने किया। हाँ, जियो पे चला ज़रूर, बल्कि तमाम चैनल्स पे चला, लेकिन वो इंटरव्यू किया किसकी तरफ से गया था? खुफिया इदारों की तरफ से। तो इस तरह की बातें उन्होंने की। फिर उन्होंने अपने वालिद साहब का, क्योंकि उनके वालिद साहब को बार बार गद्दार कह रही होती हैं कि उनके वालिद साहब गद्दार थे इसलिए ये भी गद्दार हैं, फिर उन्होंने उनकी एक्सप्लेनेशन दी। कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे इस तरह के जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो कि असल में खुशामदी लोग हैं, ये मेरा ख्याल से इमरान खान साहब की साख के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं, बजाय इसके कि ये लोग उनके लिए किसी किस्म की भलाई की बात करें। ये उनकी खुशामदों में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये इधर उधर की बात को सुनते नहीं हैं, किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, और इनकी क्रेडिबिलिटी इंतहाई गिरती जाएगी वक्त के साथ साथ। अभी कुछ लोग पार्टी की मोहब्बत में इन लोगों के साथ मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि ये उनके मतलब की बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी बजाय इसके कि आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर जाए। हामिद मीर साहब को भी बहुत दुनिया पसंद करती है, आप लोगों को भी बहुत दुनिया पसंद करती है। वो एक आपका फ़ैन क्लब हमेशा रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे खुशामदी, जिस तरह आप किसी के खुशामदी हैं, आपके भी कोई ना कोई खुशामदी होते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। बाकी आपको हम एंड के ऊपर हामिद मीर साहब का वो क्लिप दिखाते हैं जिसके अंदर उन्होंने इनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी से बात की,
बकौल इनके। मुझे उसमें कोई बदतमीज़ी नज़र नहीं आई, लेकिन अगर आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी बात नज़र आती है हामिद मीर के क्लिप में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे एक टीवी चैनल की तरफ से सवाल किया गया और उन्होंने पूछा कि आजकल सोशल मीडिया पर आप समेत कुछ दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैंपेन चल रही है, मुतालबा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन सहाफ़ी हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाए, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो मैंने अपना मौक़िफ़ तो उनको दे दिया, लेकिन मौक़िफ़ देने के बाद मैंने सोचा कि पता नहीं कि ये टीवी चैनल मेरा मौक़िफ़ नशर कर सकें या ना कर सकें। तो मैंने सोचा कि बराह रास्त आपसे बात की जाए। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम साथियों को हिम्मत और हौसला दूंगा जिनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये इल्ज़ामात को पहली दफ़ा नहीं लगाए जा रहे। तो जो भी सहाफ़ी इस वक्त एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और धौंस और धमकियों का निशाना है, उन्हें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि सहाफ़ियों की सफ़ों में से भी कुछ लोग जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ फिफ्थ कॉलमिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं, इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत आपके साथ है और पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत हमेशा हक़ और सच के साथ खड़ी होती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। पूरी कोशिश की गई कि मैं पाकिस्तान से भाग जाऊँ, मैं पाकिस्तान से चला जाऊँ, मैं पाकिस्तान से नहीं गया, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हक़ और सच के साथ खड़े हैं तो आपको खड़े रहना चाहिए। दूसरी बात, आप ये देखें कि जो लोग आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो लोग कौन हैं और इल्ज़ामात की नौयत क्या है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। कल रात को मुझे मेरे एक दोस्त ने एक क्लिप भेजा। एक औरत है और वो औरत जो है वो बड़ी पाकिस्तान की मोहब्बत का दावा करते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मॉरल वैल्यूज़ के नाम पे झूठ बोल रही है। अब ज़रा देखें कि वो औरत जो है वो क्या झूठ बोल रही है और किस अंदाज से बोल रही है। उनको यकीन कीजिए कि जब तक इन्होंने एहसानुल्लाह का इंटरव्यू नहीं किया था, या फिर जब तक इन्होंने, आपको याद होगा एक व्हाट वाज हिज नेम, कौन वो इंडियन था जो कि खुद को अजमल कसाब, जिसको नवाज शरीफ साहब और हामिद मीर ये दोनों तुले हुए थे पाकिस्तानी साबित करने पर, जिसको बाद अज़ां इंडियन मीडिया और इंडियन एजेंसीज ने भी हिंदुस्तानी करार दिया। आपने देखा कि ये औरत कितनी बेशर्मी से यह दावा कर रही है कि एहसान का इंटरव्यू किया था हामिद मीर ने। ना मैं कभी ज़िंदगी में एहसान को मिला, ना कभी मैंने उसका इंटरव्यू किया, बल्कि एहसान ने तो मेरी गाड़ी के नीचे जो बम लगाने का जो वाक़या हुआ था उसकी जिम्मेदारी BBC पर उसने कबूल की थी, तो मैं उसका इंटरव्यू कैसे कर सकता हूँ। और ये औरत जो है, इसको ये पता होना चाहिए कि एहसान का इंटरव्यू जो है वो सरकारी एजेंसीज़ की हिरासत में हुआ था, और जिस किसी ने भी ये इंटरव्यू किया तो जाहिर बात है उसको एक्सेस दी गई थी ना, तो उनका भी तो नाम लेना, जुर्रत पैदा करें, उनका भी नाम लेना जिन्होंने ये इंटरव्यू करवाया था। सिर्फ हामिद मीर और कुछ दीगर सहाफ़ी जो हैं उनको गालियां देना, उन पर इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान है। सच बोलना बहुत मुश्किल है, झूठ बोलना बहुत आसान है, जो कि आप बोल रहे हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। कहते हैं जी अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित किया हामिद मीर ने। और भी कुछ लोग हैं जो बहुत बेशर्मी के साथ ये दावा करते हैं हामिद मीर ने अजमल कसाब के घर के सामने जाके प्रोग्राम किया था। ओ भाई, हामिद मीर तो कभी अजमल कसाब के गांव तक में नहीं गया। अजमल कसाब के गांव में प्रोग्राम क्या कर रहा है, मैं तो वहाँ पे गांव में गया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं वो गांव कहाँ पे है। तो आपकी जो दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर है, और इसमें आप पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की खिदमत झूठ बोल के नहीं हो सकती। आपके पास अपने झूठे इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है। ये तमाम झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले जो लोग हैं, इनको मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत अदालत में ले जा सकता हूँ, और इनमें से कुछ को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको मैं लेके भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आने वाले दिनों में हम पर कुछ झूठे मुकदमात ज़रूर बनाएंगे। हो सकता है कि ये हमें भी किसी नाके पे रोक के हमारी भी गाड़ी में कोई मंशियात रख दें। तो इससे पहले कि ये करें, हमें इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इन लोगों ने झूठ बोला और हमने भी इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की।
یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اجمل قصاب کے حوالے سے، ان سے میرا سوال ہے کہ اجمل قصاب اگر پاکستانی نہیں تھا اور انڈین تھا تو یہ جو ممبئی اٹیکس کا جو مقدمہ پاکستان میں چل رہا ہے، اس مقدمے میں جو ملزمان ہیں ان کے جو وکیل ہیں رضوان عباسی صاحب، وہ کیوں کہتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا؟ اجمل قصاب جو ہے کیا وہ پاکستانی تھا؟ جی اجمل قصاب پاکستانی تھا۔ اچھا، تو کیا اس کے پاکستانی ہونے کی بنیاد پر یہ کہنا درست ہے کہ واقعی پاکستان سے ممبئی حملوں کو آرگنائز کیا گیا؟ نہیں، کسی کا پاکستانی ہونا یہ ڈیفرنٹ بات ہے، اور پاکستان سے حملوں کی پلاننگ کرنا یا کچھ اور کرنا یہ ڈیفرنٹ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کالعدم جماعت الدعویٰ کے امیر ہیں حافظ سعید صاحب، ان کے خلاف پاکستان کی حکومت کیوں کارروائی کر رہی ہے؟ ابھی کچھ اور مقدمات بھی ان کے خلاف بنائے گئے ہیں، اور یہ وہی حافظ سعید صاحب ہیں جن کی جماعت نے 2014 میں جب مجھ پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بجائے میرے ساتھ ہمدردی کریں انہوں نے میرے خلاف مظاہرے کیے تھے، تو اس وقت ان کو استعمال کیا گیا تھا، آج ان کے خلاف مقدمات قائم ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے بعد میں ان کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے، بعد میں ان کے خلاف مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ بہت سے جھوٹ بولتے ہیں، اس میں سے ایک جھوٹ یہ بھی بولتے ہیں کہ جی حامد میر جو ہے نا، اس کا جو باپ ہے وارث میر، اس نے جو 1971 کا آپریشن تھا اس کی مخالفت کی تھی، لہٰذا اس کا باپ بھی غدار تھا، یہ بھی غدار ہے۔ مجھے تو فخر ہے کہ میرے والد صاحب نے فیض احمد فیض اور حبیب جالب اور بہت سے دیگر جو آزادی پسند اور جمہوریت پسند لوگ تھے ان کی طرح 1971 کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ وہ مخالفت کرنے والوں میں صرف شاعر اور ادیب شامل نہیں تھے، پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب، جن کو بعد میں جنرل ضیاء الحق نے اپنا وزیر خارجہ بھی بنایا تھا، انہوں نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ تو لہٰذا اگر 1971 کے فوجی آپریشن کی مخالفت کرنے کے جرم میں آپ وارث میر کو اور فیض احمد فیض کو اور حبیب جالب کو آپ غدار کہتے ہیں، تو پھر صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی لقب جو ہے وہ آپ فرما دیں کہ وہ کیا تھے، کیونکہ انہوں نے بھی مخالفت کی تھی۔ اور 1971 کے فوجی آپریشن کی مخالفت صرف ان شاعروں اور ادیبوں نے نہیں کی تھی، کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ مخالفت کی تھی۔ ذرا سنیے وہ کون لوگ، تو سن لیا آپ نے؟ تو جناب عرض یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، کم از کم پہلے آپ ہمارے خلاف کو مقدمہ درج کر لیں، کوئی ہمارے خلاف ثبوت لے آئیں، پھر مطالبہ بھی کر لیں۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو کسی ثبوت کے بغیر بھی ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے، بندوق آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یا صرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں، دھمکیاں نہ دیں، آئیں اور گرفتار کر لیں، اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بڑی پتہ کی بات ہے، میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا تھا۔ جی ہاں، الحمدللہ میں ایک سویلین پاکستانی ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پیروکار ہوں، اور آپ کے جھوٹے الزامات سے ڈرتا نہیں ہوں۔ پرویز مشرف کی طرح پاکستان سے بھاگوں گا نہیں، یہیں پہ بیٹھا ہوں، آؤ اور مجھے گرفتار کرو۔